कि एक दूसरे के प्रेरणादायी प्रयासों की चर्चा करें, जन आंदोलन से परिवर्तन की गाथा पूरे देश को बताएं। इसी कड़ी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं, जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और सवाल बहुत गंभीर है। और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकाश से जुड़ी कल्पनाएं न की हो। बचपन में हर किसी को आकाश के चांद, तारे, उनकी कहानियां आकर्षित करती हैं। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में
सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है? बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले जब मैं इनस्पेस के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था, तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आइडियाज और उत्साह को देखा। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या और स्पीड को ही ले लीजिए। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के दो स्टार्टअप्स हैं, अग्निकुल और स्काई रूट। ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही हैं जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जाएंगे। इससे स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है। ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर और सैटेलाइट के लिए हाई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स पर काम कर रहा है। मैं एक और स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था, जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे स्पेस के कचरे का समाधान निकाला जा सके। दिगंतरा और ध्रुव स्पेस दोनों ही 30 जून को इसरो के लॉन्च व्हीकल से अपना पहला लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आइडिया पर काम कर रही है। ये स्टार्टअप ऐसे फ्लैट एंटीना बना रहा है जो न केवल छोटे होंगे बल्कि उनकी कॉस्ट भी काफी कम होगी। इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है। साथियों, इन स्पेस के कार्यक्रम में मैं महसाणा की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था। वो एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महीनों में स्पेस में लॉन्च होने जा रही है। तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था। तन्वी की तरह ही देश के करीब 750 स्कूल स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव में ऐसे ही 75 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। और भी खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं। साथियों, ये वही युवा हैं जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवि किसी सीक्रेट मिशन जैसी होती थी, लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किए और वही युवा अब अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। जब देश का युवा आकाश छूने को तैयार है, तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक ऐसे विषय की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित भी होगा और आपको प्रेरणा भी मिलेगी।
बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कुओर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। मैं इन सभी खिलाड़ियों को बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक और खास बात रही है। इस बार भी कई ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं जो बहुत साधारण परिवारों से हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इनकी सफलता में इनके परिवार और माता पिता की भी बड़ी भूमिका है। 70 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड जीतने वाले श्रीनगर के आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज आदिल ने अपने पिता और पूरे जम्मू कश्मीर का सिर गर्व से ऊंचा किया है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले चेन्नई के एल धनुष के पिता भी एक साधारण कारपेंटर है। सांगली की बेटी काजोल सरगार, उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं। काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बटाती थी और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। उनकी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिफ्टिंग में खूब वाहवाही बटोरी है। ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का, अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है। साथियों, खेल जगत में अब भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही भारतीय खेलों की भी नई पहचान बन रही है। जैसे कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के अलावा 5 स्वदेशी खेल भी शामिल हुए थे। ये 5 खेल है गतका, थांग ता, योगासन, कलरियापट्टू और मलखम। साथियों, भारत में एक ऐसे खेल का अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था, भारत में हुआ था। ये आयोजन है
28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का इस बार शतरंज ओलंपियाड में 180 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। खेल और फिटनेस की हमारी आज की चर्चा एक और नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये नाम है तेलंगाना की माउंटेनियर पूर्णा मालावत का। पूर्णा ने 7 समिट्स चैलेंज को पूरा कर कामयाबी का एक और परचम लहराया है। 7 समिट्स चैलेंज यानी दुनिया की 7 सबसे कठिन और ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने की चुनौती। पूर्णा ने अपने बुलंद हौसलों के साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली की चढ़ाई पूरी कर देश को गौरवान्वित किया है। पूर्णा भारत की वही बेटी है जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने का अद्भुत कारनामा कर दिखाया था। साथियों, जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम मन की बात में वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े सफल प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है मिजोरम की राजधानी आइजवाल का। आइजवाल में एक खूबसूरत नदी है चिटे लुई, जो बरसों की उपेक्षा के चलते गंदगी और कचरे के ढेर में बदल गई। पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। इसके लिए स्थानीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर सेव चिटे लुई एक्शन प्लान भी चला रहे हैं। नदी की सफाई के इस अभियान ने वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन का अवसर भी बना दिया है। दरअसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा भरा हुआ था। नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्था ने इसी पॉलीथीन से सड़क बनाने का फैसला लिया। यानी जो कचरा नदी से निकला, उससे मिजोरम के एक गांव में राज्य की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई। यानी स्वच्छता भी और विकास भी। साथियों, ऐसा ही एक प्रयास पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए शुरू किया है। पुडुचेरी समंदर के किनारे बसा है। वहां के बीचेज और समुद्री खूबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पुडुचेरी के समंदर तट पर भी प्लास्टिक से होने वाली गंदगी बढ़ रही थी। इसलिए अपने समंदर बीचेस और इकोलॉजी को बचाने के लिए यहां लोगों ने रिसाइकलिंग फॉर लाइफ अभियान शुरू किया है। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है। बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं। साथियों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकिलिंग रैली भी चल रही है। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। स्वच्छता का संदेश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है। पहाड़ी रास्तों पर करीब पौने 200 किलोमीटर की ये दूरी ये लोग साइकिल चलाते हुए ही पूरी करेंगे। इस समूह में बच्चे भी और बुजुर्ग भी हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे पहाड़, नदियां, समंदर स्वच्छ रहे, तो स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होता जाता है। आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में मानसून का लगातार विस्तार हो रहा है। अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है। ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का भी है। हमारे देश में तो सदियों से ये जिम्मेदारी समाज ही मिलकर उठाता रहा है। आपको याद होगा, मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स, इन बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे ये सूरतान क्या है? दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है।